Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 12th of July 2021, Monday. Inspiration of the day is challenges are what makes life interesting and overcoming them is what makes life meaningful. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 4. Agri-engineering project spur growth in exports in quarter 1. कोविड-19 की फर्स्ट वेव के बाद से इंडिया के जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो रिकवरी स्टार्ट हुई है, ग्रेजुअल रिकवरी स्टार्ट हुई है, वो अभी भी कंटिन्यू। अगर इंडिया के मर्केंटाइज एक्सपोर्ट की बात करें तो पिछले लास्ट 7 महीनों से कंटिन्यूसली एंड कंसिस्टेंटली इंडियाज मर्केंटाइज एक्सपोर्ट इज increasing because of the disruption caused by second wave of pandemic, indicating a gradual recovery into different parts of the world. या हम बहुत स्पेसिफिकली कह रहे हैं जो इंडिया के ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उन इकोनॉमीज में ग्रेजुअल रिकवरी के सिग्नल आने लगे हैं, जिसकी वजह से लास्ट 7 महीनों से इंडिया का जो मर्केंटाइज एक्सपोर्ट है वो कंटिन्यूसली और कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है. And as per the experts, apart from robust demand from the key external market means जो कि हमारी important trading partners हैं economies, ऐसी economies जो कि हमारी important trading partner है in case of export. So apart from the robust demand from the key external market, sustained rise in outbound shipment can also be attributed to the rally in commodity prices. And because of these, the domestic currency, that is Indian rupee, is getting weakened. इंडियन इकोनॉमी की अगर बात करी जाए तो इंडियन इकोनॉमी की खुद की जो डोमेस्टिक डिमांड है वो इतनी ज़्यादा नहीं है. ऑल दीज एक्सपोर्ट्स आर प्राइमरीली ड्राइवन बाय द एक्सटर्नल डिमांड एंड बिकॉज ऑफ दिस robust demand from external market, sustained rise in the outbound shipment, the value of the Indian currency is decreasing, and because of this rupee has weakened marginally, so some kind of export push is also being provided by the prices. हालांकि अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के सिस्टम को देखें तो कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि लोअरिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ करेंसी लीड्स टू राइज इन एक्सपोर्ट. अगर आप किसी भी कंट्री की करेंसी की वैल्यू कम हो रही है तो ऐसा इंडिकेट होता है कि उसका एक्सपोर्ट इंक्रीज करेगा. व्हाई? बिकॉज इट मेक्स द गुड्स चीपर फॉर द फॉरेनर्स. उनको कम डॉलर में पे करने पड़ेंगे. क्यों? क्योंकि इंडियन रुपीस की जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट कर गई है, और इसी वजह से जो करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, इसी वजह से हमें एक्सपोर्ट में भी थोड़ा सा पुश देखने को मिल रहा है एज पर द एक्सपर्ट्स. हालांकि ये तो अच्छा सिग्नल हो सकता है, करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है चाहे जितनी, लेकिन हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है. इट मीन्स वी आर ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट साइड वी आर मूविंग और हेडिंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट. बट नो, in case of India the scene is very different. India is one of the import oriented economy. हमारा जो import है वो हमारे export से हमेशा ज़्यादा रहता है most of the time, अगर pandemic का period छोड़ दें तो, जिसकी वजह से हम हमेशा negative balance of payment में रहते हैं. It means इंडिया को पेमेंट ज़्यादा करने होते हैं और रिसीट्स जो होती हैं इंडिया की कम होती हैं. तो अगर हमारी करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है, इंडियन रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है, इट मीन्स हमें एक्सपोर्ट से फ़ायदा तो होगा बट उससे कई गुना ज़्यादा हमें इंपोर्ट से नुकसान होगा. क्यों? क्योंकि हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो महंगे हो जाएंगे. और अगर प्रपोर्शन की बात करी जाए तो इंडिया में इंपोर्ट का प्रपोर्शन एक्सपोर्ट के प्रपोर्शन से, एक्सपोर्ट के क्वांटम से, एक्सपोर्ट की वैल्यू से बहुत ज़्यादा है. दैट इज़ वाई वी आर मैक्सिमम टाइम वी आर इन ट्रेड डेफिसिट और निगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट. तो ट्रेड डेफिसिट की वजह से इंडिया के लिए जो करेंसी डेप्रिसिएशन होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता बिकॉज ऑफ लार्ज पोर्शन ऑफ इंपोर्ट वैल्यूज़. तो एक्सपर्ट से कहना है कि जिस तरह से इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है वो भी एक्सपोर्ट को एक पुश दे रहा है. अपार्ट फ्रॉम इट, स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट सच एज credit guarantee schemes are also helping the small and
medium enterprises into this space and becoming more competitive. तो पैंडेमिक में आत्मनिर्भर भारत के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को प्रमोट करने के लिए जिस तरह की भी क्रेडिट गारंटी स्कीम्स लाई थी, उसका फ़ायदा भी स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को मिल रहा है, जिसकी वजह से उनके प्रोडक्ट जो हैं, उनकी गुड्स कमोडिटीज़ आर बिकमिंग मोर कॉम्पिटेटिव इनटू इंटरनेशनल मार्केट। क्यों? क्योंकि इनका कॉस्ट कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, गवर्नमेंट लोन दे रही है, ईजी लोन अवेलेबिलिटी है। तो जो इवेंचुअल कॉस्ट आ रही है प्रोडक्ट की, जो इवेंचुअल प्राइस आ रहा है प्रोडक्ट का इंटरनेशनल मार्केट में, वो जो हमारी काउंटर पार्ट इकोनॉमीज हैं उनके प्रोडक्ट या उनकी कमोडिटी के प्राइस के कंपैरिजन में कम है। एंड दैट इज़ वाई आवर कमोडिटी, आवर एक्सपोर्ट्स आर बिकमिंग मोर कॉम्पिटिटिव, और उसकी वजह से भी उसका भी इम्पैक्ट हमारे इंक्रीज एक्सपोर्ट में दिख रहा है। अपार्ट फ्रॉम दीज फैक्टर्स, अ लो बेस ड्यू टू द लास्ट ईयर लॉकडाउन इज ऑल्सो इम्पैक्टिंग द डेटा। लो बेस का इफेक्ट तो इस बार सारे इंडिकेटर्स में देखने को मिल रहा है। कंपैरिजन अगर हम पिछले साल से करें तो पिछले हर डेटा का कंपैरिजन उसके प्रीवियस ईयर्स से होता है, और इस बार पैंडेमिक की वजह से जो फर्स्ट वेव आई थी उस समय इंडिया ने बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन इम्पोज किया था, और उस स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की वजह से अप्रैल, मई, जून जो 2020 का जो 3 मंथ है, इनमें जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे वो बहुत ज़्यादा लो थे। तो अगर हम आज के ईयर में उस लो बेस से कंपेयर करें तो हमें ज़्यादा परसेंटेज इंक्रीज देखने को मिलता है, ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है इन कंपैरिजन टू फाइनेंशियल ईयर 2019, क्योंकि वो एक नॉर्मल ईयर था, पैंडेमिक ईयर नहीं था। सो अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज बाय कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, earlier this month, mercantile export reached all-time quarterly high of $95 billion during the April-June 21, and that is approximately 85% higher on year basis. It means पिछले साल के कंपैरिजन में 85% ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है इस पीरियड में इंडिया ने। हालांकि अगर 2019 के डेटा से कंपेयर करें तो ये इंक्रीज केवल 19% का या 18% का ही देखने को मिल रहा है। तो नॉर्मल ईयर से अगर कंपेयर करें तो 18% का, अगर पैंडेमिक ईयर से जो इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर उससे कंपेयर करें तो 85% का राइज देखने को मिल रहा है, जिसमें हमें सीधा लो बेस इफेक्ट देखने को मिल रहा है। हालांकि इन सब के बावजूद भी एक्सपोर्ट में एक सब्सटैंशियल इंक्रीज आया है। एंड दिस इज द डेटा फॉर strong mercantile export in Q1 of financial year 19, 20 and 21। तो Q1 का डेटा है 3 सालों का, और हम इजीली देख सकते हैं कि इस बार एक सब्सटेंशियल इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है इंडिया के मर्केंटाइज एक्सपोर्ट में। अगर कमोडिटीज़ की बात करी जाए, कौन सी ऐसी टॉप 5 कमोडिटीज़ हैं, तो इंजीनियरिंग गुड्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स, ड्रग्स एंड फार्मा, ये टॉप 5 कमोडिटीज़ थी, एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट थे इन फाइनेंशियल ईयर 20 और 21 में। कौन कौन से रहे? दैट इज इंजीनियरिंग गुड्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स, ड्रग एंड फार्मा। These are the top 5 exported commodities or product. And if we discuss the sector wise rapid growth in April and June quarter of financial year 22, तो पेट्रोलियम और इंजीनियरिंग गुड्स में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, बट आयरन, कॉटन और राइस, ये 3 कमोडिटीज़ ऐसी हैं जिनमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज ग्रोथ देखने को मिली है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर। हालांकि अगर आप केयरफुली इस डेटा के एनालिसिस करें तो आप देखेंगे कि दिस इंक्रीज इज ऑल बिकॉज ऑफ लो बेस इफेक्ट इन फाइनेंशियल ईयर 21। 2019 से कंपैरिजन में, नॉर्मल ईयर के कंपैरिजन में अच्छा इंक्रीज देखने को मिला है। अगर हम पैंडेमिक का ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 21 को हटा दें और नॉर्मल ईयर से कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं एक सब्सटेंशियल ग्रोथ है इन सारे सेक्टर्स में इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, जिसमें कॉटन, आयरन और राइस में सबसे अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। ग्रोथ मीन एक्सपोर्ट ग्रोथ देखने को मिली है, एंड दिस वैल्यू इज इन टर्म ऑफ डॉलर बिलियन। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4। बैंक्स येट टू बिल्ड अप अ रोबस्ट कोविड book।
इफ़ यू रिमेंबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली आरबीआई के साथ मिलकर के एक विंडो अनाउंस करी थी, 50,000 करोड़ की विंडो। किस सेक्टर के लिए? हेल्थ केयर सेक्टर के लिए, स्पेशली जो मीडियम और स्मॉल हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ केयर सेक्टर्स हैं, उनके लिए 50,000 करोड़ की स्पेशल लिक्विडिटी विंडो ऑफर करी थी आरबीआई ने, in order to improve the healthcare sector, in order to prepare the India for upcoming COVID-19 third wave। और हेल्थ केयर सेक्टर के साथ ही 15,000 करोड़ की एक विंडो और ऑफर करी थी आरबीआई ने। किसके लिए? फॉर कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर। कौन कौन से कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स हैं? होटल्स एंड टूरिज्म। तो 7 मई को ये स्कीम आई थी। उस समय केवल हेल्थ सेक्टर को ही टारगेट किया गया था, लेटर ऑन टूरिज्म और होटल को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया था। And under this scheme, under this special liquidity window, banks were allowed to include the lending amount termed COVID book in their priority sector obligations। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के जो ऑब्लिगेशंस होते हैं, जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है बैंक्स के लिए, उसमें इस लेंडिंग को इंक्लूड करने के लिए आरबीआई ने कहा था कि आप इस पर्टिकुलर स्पेशल लिक्विडिटी विंडो से जो भी लोन देंगे, चाहे हेल्थ केयर सेक्टर को, चाहे होटल्स को, चाहे टूरिज्म इंडस्ट्री को, दैट ऑल विल बी काउंटेड एज अ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। बैंक्स नीड टू टर्म इट एज अ कोविड बुक। Apart from it, RBI had said the banks that banks can park an equivalent amount of their COVID loan book with the central bank's reverse repo window and earn a rate of 25 basis point lower than the repo rate। तो आरबीआई ने बैंक्स को भी बोला था कि अगर आप चाहें तो इतने ही सेम अमाउंट का जो लोन है वो आरबीआई में सबमिट कर सकते हैं अंडर रिवर्स रेपो विंडो, और उसके तहत यू विल गेट 25% बेसिस पॉइंट लोअर देन द रेपो रेट। तो बैंक्स को ये भी ऑफर किया गया था कि वो 50,000 करोड़ का जो अमाउंट है, चाहे तो वो रिवर्स रेपो के फॉर्म में आरबीआई को दे सकते हैं। तो इतना भी आरबीआई ने ऑफर किया था। बट एज पर द डेटा अवेलेबल directly or indirectly, it can easily be seen that utilization of this incentive scheme is not very much appreciating. Banks are yet to build up a robust COVID books. Banks are not able to disburse this amount of money to the affected sector। तो बैंक्स को तो डायरेक्ट कर दिया था 7 मई को आरबीआई ने, और आरबीआई ने भी बोला था कि अगर आप चाहें तो इतना अमाउंट आप हमको रिवर्स रेपो में सबमिट कर सकते हैं। वी विल कंसीडर्ड इट एज योर रिवर्स रेपो। 25 बेसिस पॉइंट आपको रेपो रेट से कम पर इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो बेसिकली बैंक्स आरबीआई ने डायरेक्ट किया था कि इतना अमाउंट ऑफ स्पेशली हेल्थ केयर सेक्टर के लिए, होटल्स के लिए और टूरिज्म के लिए एलोकेट कर दीजिए। बट बैंक्स आर नॉट वेरी much active on this part। Amount parked in special reverse window, that is COVID book equivalent। अगर हम डेटा देखें तो जून 4 में 150 करोड़, जून 18 में 1000 करोड़, जुलाई 2 में 1942 करोड़, और अभी तक जो टोटल डिसबर्समेंट हुआ है दैट इज 3097 करोड़ का हुआ है बाय बैंक्स फॉर दिस स्पेशल रिवर्स रेपो विंडो अंडर कोविड मेजरमेंट। तो बैंक्स का अभी भी वेट किया जा रहा है कि वो इस पर्टिकुलर अमाउंट को प्रॉपरली एलोकेट कर पाएँ। अब देख लेते हैं फ्यू अदर न्यूज़ क्लिप्स। 11 bidders we for Videocon's Brazil assets। So Indian lenders have received expression of interest from approximately 11 bidders। 11 bidders इंडियन की जो वीडियोकॉन कंपनी है उसने रिसीव किए। किसके लिए? जो ब्राज़ील में उसके असेट्स हैं, उनके जो वीडियोकॉन के जो ब्राज़ील के असेट्स हैं उसके लिए अप्रॉक्सीमेटली 11 बिडिंग रिसीव करी है वीडियोकॉन कंपनी से, जिसमें जो मेजर कंपनी जिनकी बिडिंग आई है दैट इज़ विंटरशेल, पेट्रोरियो और इंडिया की वेदांता कंपनी ने भी बिडिंग करी है। तो इंडिया से वेदांता, जर्मनी से विंटरशेल, ब्राज़ील से पेट्रोरियो, ब्राज़ील से इनेवा। तो बहुत ज़्यादा कंपनीज अगर आप देखें तो ब्राज़ील से भी हैं। इंडिया से भी अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 कंपनीज ने बिडिंग करी। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया से वेदांता ने, CMF ने बिडिंग करी है,
प्रूडेंट ने बिडिंग करी है, 8 कैपिटल ने बिडिंग करी है और आरकेजी एसेट मैनेजमेंट ने वीडियोकॉन के ब्राज़ील एसेट्स के लिए बिडिंग करी है। एंड इफ सक्सेसफुल लेंडर्स विल गेट एन एडिशनल 15,000 crore फॉर VIL डेट रेजोल्यूशन दैट इज वीडियोकॉन इज गोइंग फॉर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। ट्विटर फॉल्स इन लाइन नेम्स ग्रीवियंस ऑफिसर्स फॉर इंडिया। तो 2 महीने के झगड़े के बाद फाइनली ट्विटर इज agreeing on this part of appointment of grievance officers and enforcement of new IT rule। तो grievance officer अपॉइंट कर दिया है ट्विटर ने। कौन अपॉइंट हुआ है? मिस्टर विनय प्रकाश एज इट्स रेजिडेंट grievance officer इन बैंगलोर। इसके अलावा ट्विटर ने ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट भी पब्लिश करी है एज पर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस and Digital Media Ethics Code Rule 2021, and this is the brief of report that is actually Twitter has released on their transparency report under new IT rule, जिसमें कई सारे इंसिडेंट हैं, जो कंटेंट से रिलेटेड जो इंसिडेंट हैं उनके बारे में पब्लिश करना होता है। एंड बिलो इज द डेटा ट्विटर received via its grievance officer India channel between 26 to 25th of June that include the content on Twitter। तो किस तरह का कंटेंट पब्लिश हुआ और उस पर कितने ऑब्जेक्शन रेज हुए और उन ऑब्जेक्शंस को लेकर के ट्विटर ने क्या किया। सो ऑल दीज कम्स अंडर ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट। बहुत ज़्यादा डिटेल रिपोर्ट होती है जो कि इंटरमीडियरीज को बेसिकली पब्लिश करनी होती है और इसके तहत जो इंटरमीडियरीज होती हैं दे विल नॉट बी लायबल फॉर any third party content that is published on their domain, their digital space। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। गवर्नमेंट आइडेंटिफाइज आइटम फॉर कस्टम एग्जम्पशन रिव्यू as for views। So government of India has identified a host of custom exemption for review and has invited the suggestion from the trade and industry bodies or representative bodies on a very same list। तो 10 अगस्त तक mygovernment.in पोर्टल पर इम्पोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स, डोमेस्टिक इंडस्ट्री, ट्रेड एसोसिएशंस उनको इनवाइट किया है कि वो इस जो एग्जम्पशन की जो लिस्ट बन रही है कस्टम एग्जम्पशन की उस पर अपने पॉइंट या अपने व्यूज़ दें। सम की प्रोडक्ट्स दैट आर एक्चुअली कवर्ड अंडर दिस लिस्ट इंक्लूड द फैब्रिक्स, गेम्स, स्पोर्ट्स रिक्विजिट, magnetron from microwaves manufacturing, specific parts of PCB, set-top box, routers, broadband modem, contraceptives and artificial kidneys। तो इन सारे प्रोडक्ट को ऐसा गवर्नमेंट एज्यूम कर रही है कि कस्टम से एग्जम्प्ट किया जाएगा। आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए व्हाट इज़ एक्चुअली कस्टम और ये जो गवर्नमेंट लिस्ट बना रही है कस्टम से एग्जम्प्ट करने के लिए इसका क्या फ़ायदा होगा गवर्नमेंट को। इस लिस्ट में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स, अगर हम ये तो हमने बहुत नाम लिया, अगर और प्रोडक्ट्स की बात करें तो फोटोग्राफिक प्रोडक्ट्स जो हैं, मैग्नेटिक टेप्स जो हैं, साउंड रिकॉर्डिंग, रेडियो इक्विपमेंट्स, पार्ट एंड रॉ मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड सप्लाई फॉर ऑफशोर ऑयल प्रोडक्शन और एक्सप्लोरेशन, स्पेसिफाइड मशीनरी पार्ट और कवर्ड अंडर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो दिस इज लिस्ट इज़ वेरी लॉन्ग। तो 97 अप्रॉक्सीमेट प्रोडक्ट्स हैं इस नोटिफिकेशन में और गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव बॉडी से बोला है कि उनको क्या लगता है कि और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो इस एग्जम्पशन लिस्ट में इंक्लूड किए जा सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में आज आप ये लिखकर बताइए कि ऐसे ये एग्जम्पशन से क्या फ़ायदा होगा एंड व्हाई गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग द कस्टम एग्जम्पशन टू ऑल दीज प्रोडक्ट्स। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडिया INC एक्सपेक्ट swifter recovery from second wave। So recovery from the second wave of the pandemic in April and May is expected to be swifter as compared to the first wave according to the CII। What is CII? Confederation of Indian Industry। It is one of the representative body of Indian industries in India। तो CII ने एक सर्वे कंडक्ट कराया, उस सर्वे के में अप्रॉक्सीमेटली 100 कंपनीज के CEOs ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए, अपने रिस्पॉन्स दिए और उसके अकॉर्डिंग इंडिया में सेकेंड वेव से जो शॉक लगा है इकोनॉमी को उससे स्विफ्टर रिकवरी होगी इन कंपैरिजन टू द पैंडेमिक
फर्स्ट वेव, और उसका रीज़न सेम है क्योंकि पैंडमिक फर्स्ट वेव में इंडिया ने बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन इम्पोज किया था, जो कि सेकेंड वेव में नहीं देखने को मिला। सेकेंड वेव ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स पर छोड़ दिया था कि वो अपने अकॉर्डिंग एरिया वाइज, कंटामिनेशन वाइज लॉकडाउन या रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकते हैं, जिसकी वजह से कई सारे स्टेट्स में, कई सारे एरियाज़ में लॉकडाउन नहीं हुआ। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उतनी स्पीड से तो नहीं, बट हाँ एक प्रॉपर वे में चलती नहीं, जिसकी वजह से कोविड-19 की सेकेंड वेव का जो इम्पैक्ट रहा वो फर्स्ट वेव के इम्पैक्ट से कम रहा। एंड बिकॉज ऑफ दिस revival or recovery from second wave is more swifter than the first wave. So all these are the news of today. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write it on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.